हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, मैंने जो इसके पहले वीडियो भेजा हुआ था पार्ट 1 कथा लेखन का, कथा लेखन के बारे में, कहानी लेखन के बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में समझाया। उसका ये सेकंड पार्ट है। इसको भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि अभी तक हमने बच्चों फर्स्ट वीडियो में चित्र प्रदर्शन, कथा लेखन, चित्र के द्वारा दिया रहेगा, उसके ऊपर से आपको कथा लिखना होता है। उसमें दूसरा टॉपिक था बच्चों अधूरी कहानी। अधूरी कहानी रहती है डैश डैश करके, उसको आपको अपनी कल्पना शक्ति से पूरा करना होता है। और अधूरी कहानी के अंदर ही अनुच्छेद प्रणाली हमने पढ़ा था, जिसमें स्वप्न से घटित भी आप दिखा सकते हैं। कोई अनुच्छेद जैसा आपको लिखना होता है। रूपरेखा प्रणाली, जिसमें रूपरेखा आपको दिया रहेगा, डैश डैश करके एक प्यासा कौवा था, इस तरह से करके, उसके बारे में हमने जाना। बच्चों तीसरा है शीर्षक प्रणाली। शीर्षक क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। शीर्षक दे दिया जाता है, उसके ऊपर से आपको अपना ताना बाना बुनना होता है। तो शीर्षक प्रणाली के बारे में हम जानेंगे बच्चों। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र को केवल शीर्षक ही दिया जाता है और फिर कहानी को वह स्वयं अपने अनुसार आगे बढ़ाता है। एक शीर्षक बेटा दे देगा, उसके ऊपर से आप लोगों को अपने हिसाब से कहानी लिखनी होती है। इस प्रणाली को अनुच्छेद लेखन अथवा निबंध लेखन के सदृश माना जा सकता है। अनुच्छेद और निबंध जैसा ही होता है, बस अंतर केवल इतना होता है कि इसमें निबंध या अनुच्छेद के स्थान पे कहानी लिखनी होती है। इसमें छात्र को अधिक कल्पना की जरूरत पड़ती है। इसमें छात्र को कहानी का पूरा ताना बाना बुनने का अवसर मिलता है। आपको अपनी कल्पना शक्ति से ही बेटा उसको आगे बढ़ाना होता है। छात्र के अंदर का मैं बाहर पात्रों के रूप में आता है। तो इस तरह से बेटा इसको ये शीर्षक प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसका उदाहरण आप देखिए। उदाहरण है आपको अजीब आदमी, अगर मान लो ये शीर्षक दे दिया जाए अजीब आदमी, तो उससे रिलेटेड आप किसी भी तरह की कहानी आप अपने दिमाग से, अपना कल्पना शक्ति से ताना बाना बुन के आप बना सकते हैं। और वह नाच उठा, दूसरा है अजीब आदमी, फिर और वह नाच उठा। वह नाच उठा खुशी का दृश्य रहा होगा, या कैसा भी आप अपनी कल्पना शक्ति से उसमें लगा सकते हैं। दूसरा है दूर हिमालय की चोटी। हिमालय की चोटी के ऊपर बेटा ढेर सारी कहानियां आप उस पे बना सकते हैं। तो आदि उदाहरणों से छात्र बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें बच्चों दूसरा आप देख सकते हैं कि जैसे एक छात्र की रुचि विज्ञान और ग्रह निवासियों आदि के विषय में है, तो अतः उसे हम क्या शीर्षक देंगे, अद्भुत लोक के निवासी। मान लो आपका रुचि जो है विज्ञान में है, तो आपको शीर्षक दे दिया अद्भुत लोक के निवासी। इस प्रकार का शीर्षक दिया जा सकता है। किसी को प्रकृति, हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कंप्यूटर, इतिहास, राजा रानी, चमत्कार, रोमांचकारी संबंधों पर आधारित अनेक विषय दिए जा सकते हैं। घ आता है बच्चों सार्थक अंत निर्देशित प्रणाली। अब ये क्या है हम देखेंगे। अब अभी तक आप लोगों ने देखा कि शीर्षक प्रणाली, शीर्षक के ऊपर से आपको कहानी लिखनी पड़ सकती है, ऐसा भी प्रकार आ सकता है। अब देखिए सार्थक अंत निर्देशित प्रणाली क्या होता है बच्चों। इस प्रणाली में कहानी की अंतिम पंक्ति दी जाती है। बच्चों हमने आगे भी आप लोगों को यह समझाया था कि कोई कहानी है और उसका अंतिम वाक्य दे दिया जाता है और छात्र की काल्पनिक उड़ान को देखा जाता है कि आप कितनी कल्पना में उड़ सकते हो। अंतिम पंक्ति से छात्र अनुमान लगाता है कि किस घटना का ताना बाना बुना जाए जिसका अंत यह पंक्ति हो, जैसे अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो गई या हो गया। बेटा ये है, होता है ना, आता है ना टॉपिक, मैं अपनी योजना में आखिरकार मैं सफल ही हो गई। तो ये कहानी का लास्ट लाइन होता है। यह पंक्ति हमें बहुत कुछ बता रही है, जैसे कोई योजना बनाई गई थी, घटनाक्रम रहा होगा, पात्रों के बीच मध्य में उठापटक रही होगी, अनेक सूक्ष्म संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और इससे बड़ा संदेश है, और सबसे बड़ा संदेश है सफलता, अर्थात अंत में सफलता मिली। अंततः मैं अपनी योजना में सफल हुई मतलब सफलता मिली होगी। इन बातों को ध्यान में रखकर छात्र कहानी में पात्रों का सृजन, घटनाक्रम, देश काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिख सकता है।
बच्चों एक उदाहरण है इसमें, अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो गई। मान लो ये है कहानी का लास्ट लाइन। तो अब इसमें वो उदाहरण दिया गया है, वही है कि रविवार को मेरी मम्मी का बर्थडे था। मैं चाहती थी कि मम्मी को कोई ऐसा सरप्राइज दूं जिससे वे हमेशा याद रखे, पर क्या, यह सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन कक्षा में भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैं तो सिर्फ मम्मी के बर्थडे के लिए कोई अच्छी सी योजना बनाना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि मम्मी के पास तो सब कुछ है, फिर उन्हें ऐसा क्या उपहार दूं जो एक यादगार बन जाए। तभी मुझे एक आइडिया आया। मेरी नानी अमेरिका में रहती हैं और पिछले कई सालों से भारत नहीं आई थी। मैं अक्सर मम्मी को नानी के साथ वीडियो चैट करते देखती थी। बस मुझे आइडिया आ गया। मैंने पापा से बात की और नानी के लिए इंडिया का टिकट बुक करा दिया। फिर चुपचाप नानी से फोन पर बात की, उन्हें बताया कि वे अपनी ट्रिप के बारे में किसी को भी न बताएं। आखिर मम्मी का बर्थडे आ ही गया था। नानी मम्मी को सबसे पहले विश किया करती थी, पर उस दिन वे फ्लाइट में थी, इसीलिए मम्मी को फोन न कर सकी। मम्मी उन्हें फोन करती रहीं, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मम्मी बहुत उदास थी। मैंने भी ऐसा जाहिर किया जैसे मैं भी उनका बर्थडे भूल गई हूँ। शाम को नानी की फ्लाइट आनी थी। पापा एक मीटिंग का बहाना बनाकर घर से चले गए और मैं बैंक का बहाना बनाकर चुपचाप पापा के साथ नानी को लेने चली गई। शाम 6 बजे के करीब हमने घर की घंटी बजाई। मम्मी ने दरवाजा खोला। सामने नानी बर्थडे केक लेकर खड़ी थी। पापा के हाथ में मम्मी के लिए गिफ्ट था। मेरे हाथ में मम्मी की मनपसंद मिठाई थी और हम सब इकट्ठे बोले हैप्पी बर्थडे। मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि यह उनका अभी तक का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट था। आखिर मेरी योजना सफल हुई। देखो बच्चों, वही ऊपर वाला जो लाइन था वो लास्ट में आया। तो ये क्या है, सार्थक अंत निर्देश। अंत मतलब अंत, उसका सार्थक अंत। अंत में जो आता है बेटा, ऐसे टॉपिक शब्द दिए रहते हैं जो अंत में आएगा। इस तरह से उसका उदाहरण है। अब देखो बच्चों, कथन निर्देशित प्रणाली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक एक उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। इस प्रणाली में कहानी की प्रथम पंक्ति दी जाती है। ये भी मैंने बताया था कि कोई कहानी जिसमें प्रथम लाइन दी जाती है और छात्र उसी पंक्ति को आधार मानकर कहानी का ताना बाना बुनता है। कुछ पंक्तियां ऐसी होती है जो एक निश्चित दिशा की ओर ले जाती हैं। जैसे कैसा बेटा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिशा और विल्सन मिलकर मुझसे झूठ बोलेंगे। यह पंक्ति कहानी की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है कि मित्रों ने विश्वासघात किया है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे मजाक कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ विषय मुक्त चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, विषयानुरूप भाषा शैली, संक्षिप्त वाक्य विन्यास, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, 4 या 5 अनुच्छेद एवं सरल शब्दों का प्रयोग कहानी को सशक्त बनाते हैं। ये सब चीज बेटा पॉइंट आपकी कहानी में आने चाहिए। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अधूरी कहानी पूर्ति। अधूरी, देखिए अब आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर के द्वारा भी अधूरी कहानी दिया जाता है। आप देखिए, समीर और प्रदीप बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों रहते भी एक ही मोहल्ले में थे। साथ साथ स्कूल जाना, खेलना, खाना, पढ़ना और शाम को पार्क में घूमने जाना दोनों की बहुत पड़ती थी। उनकी कक्षा में अनीश और सिद्धार्थ नाम के 2 बच्चे भी थे। वे हमेशा दूसरों से झगड़ा करते और प्राध्यापकों को भी तंग करते थे। कई बार सिद्धार्थ और अनीश ने समीर को झिड़क दिया। प्रदीप को यह सब अच्छा न लगा और उसने समीर से कहा कि इन दोनों से मत बोला करो। धीरे धीरे अनीश और सिद्धार्थ इन दोनों के दुश्मन बन गए। वे अक्सर समीर और प्रदीप को चिढ़ाते रहते तथा भड़काते ताकि वे कुछ करें, मगर प्रदीप सब कुछ जानता था। एक दिन कक्षा में समीर बैठा पढ़ रहा था, तभी अचानक डैश डैश डैश। बच्चों, अधूरी कहानी। तभी अचानक क्या हुआ होगा, आप देखिए ये पिक्चर और उसके आगे आप अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उस अधूरी कहानी को आप पूरा कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आगे भी आया था जो चित्र प्रदर्शन प्रणाली, चित्र के द्वारा। देखो सारी ऑडियंस बैठी हुई है, कोई नृत्य कर रहा है। ये भी एक उदाहरण ही है कि बेटा नेहा जो है, सबसे उसकी इच्छा थी कि विद्यालय के मंच पे अपना नृत्य प्रस्तुत करे। सामने उसके मम्मी पापा, भाई बहन, दादी बैठी हूँ। आज 2 वर्ष बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। दरअसल नेहा अपनी कक्षा की एक साधारण सी बालिका थी। पढ़ने बेटा आपको ये चित्र दिया जाएगा, इस चित्र के द्वारा आप अपनी कल्पना से वो ताना बाना बुन सकते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि इसमें जो मैं पढ़ रही हूँ वही हो, पर वो इसको कोरिलेट करता है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं।
नेहा अपनी कक्षा की साधारण बालिका थी, पढ़ने लिखने में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, परंतु सपना मैडम उसे बहुत पसंद करती थी। वे उसे बहुत प्रोत्साहन भी देती थी, परंतु घर वाले नेहा के प्रति बहुत उदासीन थे। नेहा भरतनाट्यम सीखना चाहती थी, परंतु धन के अभाव के कारण ऐसा संभव न हो पाया। यही कारण था कि उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं लगता था। वह बहुत उदास और बुझी बुझी रहती थी। सपना मैडम ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, नेहा, तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? नेहा चुप रही। मैडम ने फिर पूछा। ज्यादा पूछने पर वह रो पड़ी और उसने अपने मन की बात मैडम से कह दी। सपना मैडम ने उसके आंसू पोंछे और तुरंत विद्यालय के नृत्य प्रशिक्षक के पास ले गई। अब खाली समय में नेहा सर के पास जाती और नृत्य का जी तोड़ अभ्यास करती। अब नेहा का मन पढ़ाई में भी लगने लगा और कक्षा में भी वह प्रसन्न रहने लगी। इससे गजब की फुर्ती और चुस्ती आ गई थी। सच है, व्यक्ति यदि मन से प्रसन्न हो तो सभी कामों में उसका मन लगता है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव आया। उसके नृत्य का आयोजन विशेष रूप से मुख्य अतिथि के सामने रखा गया। नेहा ने जब अपने मम्मी पापा को यह खबर सुनाई तो उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ और आज उसके सभी घर वाले सभागार में बैठे उसका नृत्य देख रहे हैं। सबसे आगे की कतार में दादी बैठी हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। नेहा का जोश व शरीर की लचक संगीत के साथ चल रही थी। नृत्य के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा का सपना पूरा हुआ। बच्चों, ये जो हमने बताया कि लास्ट शब्द आता है, पहले में देखा हमने कि अधूरी कहानी ये तो है, और उसमें जो है कि अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो गई, वो है। उस तरह से ये चित्र को दिखा करके हुआ कि नेहा का सपना पूरा हुआ। चित्र दिखा करके भी आप इस चित्र में जो कुछ दिख रहा है आप उसको बेटा अपनी कल्पना शक्ति से लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं। रूपरेखा प्रणाली आगे भी हमने वो कौवा वाला, प्यासा कौवा वाला सुनाया था, उसी तरह से यह है कि आसमान में अचानक बिजली सी कौदी, लोगों ने कुछ चमकता हुआ देखा, डैश डैश धरती पे उतरा, फिर डैश है बेटा, धू धू आवाज आ रही थी, डैश है एक रोबोट आया, आसपास की इमारतों में लोग, डैश डैश चारों ओर धुआं सा छा गया, वह जहां तहां आता, पैर के निशान, उसके अजीब से कपड़े, आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वह धरती पे क्यों आया? लोग घबरा रहे थे, इधर उधर भागने लगे, हाहाकार मच गया। बेटा, ये रूपरेखा प्रणाली, इस तरह से आपने क्रिश पिक्चर देखी होगी, उसमें भी है वो कैसे वो दूसरे लोग से आदमी आता है रोबोट के जरिए, तो वो क्या क्या करता है। उस तरह से बेटा आप अपनी कल्पना शक्ति से बच्चों इसमें आप इस कहानी को आप पूरा कर सकते हो। तो ये इतने ढेर सारे आपके उदाहरण हैं। यही है कथा लेखन, कि किसी भी तरीके से आपको वो कहानी पूछी जा सकती है और इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको अपने दिमाग से सोच करके उसे लिखना है। सार्थक अंत निर्देशित पढ़े। देखो, सार्थक जिसका अंत में उसका वो शब्द आता है अंत में, मतलब किसी भी कथा का अंतिम वाक्य, उस पे ये आप लोगों को कहानी लिखने आ सकती है। हो सके तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। एक ऐसी मौलिक कहानी लिखिए जिसके अंत में यह वाक्य लिखा गया, काश मैं भी वहां होता, अंततः मेरी जीत हुई, आखिर बिल्ली के गले में घंटी बंध ही गई, काश ये पल बार बार आए, तुमको न भूल पाएंगे, काश मैं भी कल्पना चावला की तरह होती। बहुत अच्छी तरह से ये सारे टॉपिक्स आप लिख सकते हो। मैं भी सचिन जैसा बन सकता, अंततः मैं मैदान में जाकर खेल सका, पेड़ पर लगे फल को देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराकर बोला बोली, देखो मेरी मेहनत रंग लाई। ये इसके ऊपर भी आप कहानी बना सकते। शहीद मरते नहीं अमर हो जाते हैं, काश हमने जंगल न काटे होते, सच में माँ माँ ही होती है, मेरे पापा हीरो लाल, काश मैं भी हिंदी की अध्यापक बन सकती। बच्चों, ये इतने ढेर सारे सार्थक अंत निर्देशित प्रणाली के टॉपिक दिए हुए हैं। हो सके तो आप इसमें बच्चों एक एक पेज, डेढ़ डेढ़ पेज के 200 शब्द, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्द होने चाहिए, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये आपका बेटा लघु कथा लेखन के सारे प्रकार पूरे हुए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।